हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर ये टॉपिक देखें तो हर एक लेवल के लिए इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो चाहे वो सीएस फाउंडेशन हो, हर लेवल के लिए इससे क्वेश्चंस की एग्जाम में कवरेज होगी ही होगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले क्लास 11th एंड 12th की, तो कभी ये टॉपिक क्लास 11th में कवर करता है और कभी ये टॉपिक क्लास 12th में कवर करता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली आज के पूरे लेक्चर में ये समझेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड किस तरीके से हम इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। एंड स्टार्टिंग में हम ये बता दें कि इस पूरे लेक्चर में हम लोग सिर्फ यही समझेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, किस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, एंड उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स अपडेट करेंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। हमने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि काम तो कर रही हैं सोसाइटी में, पर वो प्रॉफिट मोटिव से वर्क नहीं कर रही है। तो अब आप लोग बोलोगे कि मैम अगर वो प्रॉफिट मोटिव से वर्क नहीं कर रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है? उन ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है कि वो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर सके। मतलब हमने ये बोला कि आप जितने भी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस देखते हो मार्केट में, आपने देखा है कि वो सब प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। सब कर क्या रहे हैं, चाहे वो गुड्स सेल कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सब किस मोटिव से कर रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव से। ठीक, बट अगर हम लोग बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट में सर्विस तो प्रोवाइड कर रही है, बट ये सर्विस के बदले कभी भी मोटिव ये प्रॉफिट नहीं रखती। ये किस चीज का मोटिव रखती हैं? सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की वेलफेयर का, सोसाइटी को सर्विस देने का। ठीक, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है कई बार, और कई बार नॉमिनल रेट पे भी होता है, बट कभी ये प्रॉफिट नहीं अर्न करती हैं अपनी सर्विसेज से। फॉर एग्जाम्पल आप सबने देखा है, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये लोग क्या करते हैं? अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पे भी प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, बट जो इनकी फीस है, फीस वो कितनी चार्ज करते हैं? 300-400 पर मंथ। ठीक है, और वो ये जो 300-400 है, ये बेसिकली क्या है कि जितनी वो सर्विस दे रहे हैं, एक्चुअल में जितनी उनकी कॉस्ट आई, उन्होंने उसी कॉस्ट पे तुमसे भी रिकवरी कर ली। मतलब वो उस पे कभी भी अपना प्रॉफिट एड ऑन नहीं करते। तो ये होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा कि जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये सिर्फ सर्विस ओरिएंटेड होती हैं। एंड अगर ये आपको कोई सर्विस दे रही हैं तो सर्विस के बदले जितना जेन्युइन इनका अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जितना जेन्युइन इनका चार्जेस होगा, वो आपसे रिकवर कर लेती हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम सबको पता है बहुत नॉमिनल रेट हम लोग को पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जितना उन्होंने हमारे ऊपर पेशेंट पे इन्वेस्ट किया होगा, वो सिर्फ उतना ही चार्ज करती हैं, दैट इज एट कॉस्ट, वो उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं करती। क्लियर है? देख लेते हैं बोर्ड पे, देखो हमने एग्जाम्पल में लिखा है, फर्स्ट इज पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आ जाएगा? स्कूल्स आ जाएंगे, कॉलेजेस आ जाएंगे, एंड सो क्लब्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। अगर हम लोग किसी मंदिर जाते हैं तो क्या मंदिर में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर किसी मंदिर में एंट्रेंस फीस हुई तो ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम मंदिर गए, वहां पे हमें किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। पेमेंट हम कौन सा करते हैं? अगर हमारी मर्जी है तो हम डोनेशन देते हैं, हमारी मर्जी नहीं है तो हम डोनेशन नहीं देते। ऐसा एज सच कोई कंपल्शन नहीं होता है। ठीक, अच्छा, अब आप लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि मैम जब ये प्रॉफिट अर्न करते ही नहीं है तो ये रन कैसे करते हैं? क्योंकि हर किसी को पैसे की जरूरत है अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है वो है डोनेशन, और इसके बारे में हम सबको पता है क्योंकि हम सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में डोनेशन दिया है। आप मंदिर जाते हो, मंदिर में कुछ भी 10 रुपए 20 रुपए आप क्या करते हो? दान पेटी में डालते हो ना। तो ये जो पैसे आप दे रहे हो ये क्या है? डोनेशन ही तो है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्क कर रहे हैं सर्विस ओरिएंटेड मोटिव से,
सोसाइटी को सर्व करने के लिए। जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो अपनी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो बेसिकली जनरेट करती है डोनेशन से। एंड डोनेशन अगर हमने देखा होगा तो हर जगह चलता है। जैसे अगर आप किसी मंदिर चले जाओ तो वहां पे भी आप डोनेशन के फॉर्म में पेमेंट करते हो, दान पेटी में पैसे दे देते हो। कई बार वो एक्स्ट्रा आपसे पैसे ले लेते हैं कि मेरे को ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है या ये ऑर्गेनाइज कराना है, उसके लिए आप डोनेशन दो, ठीक। तो जितनी भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव से वर्क नहीं कर रही हैं, उनका जो बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो डोनेशन है। और डोनेशन आपने देखा होगा किसी भी फॉर्म में लोग देते हैं, ठीक। बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं और वो क्या उस डोनेशन के बदले उनको कुछ भी मिलता है? नहीं। जैसे अगर हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हम लोग दान पेटी में 10-20 रुपए डालते हैं, वो क्या है? मंदिर के लिए डोनेशन है। क्या उसके बदले हम उनसे कुछ मांगेंगे? नहीं मांगते हैं। तो ये वो पैसा है जिसकी हेल्प से ये ऑर्गेनाइजेशन खुद को चला पाती है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई या मेंबरशिप फीस हो गई। ये क्या चीज है? जैसे अगर मान लो आप किसी क्लब में मेंबर बनने जाते हो, या हमने लिखा है ना क्लब, अगर हम किसी क्लब में मेंबर बनने जाते हैं तो क्लब भी बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव से वर्क नहीं करती। वो अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये क्लब बनती है, ठीक। तो बेसिकली एक तरह से सर्विस ओरिएंटेड ही है एंड ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो ये अपना बिजनेस कैसे रन करते हैं क्लब्स? लाइफ मेंबरशिप फीस की हेल्प से, या फिर कह लो मेंबरशिप फीस की हेल्प से। मतलब अगर हम क्लब में मेंबर बनने जाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें कुछ ना कुछ फीस पेमेंट करनी होती है, तो वो फीस के बेसिस पे ही ये क्लब इजिली रन कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन वर्ड भी आपने सुना होगा। जैसे मान लो हमारा यूट्यूब चैनल है तो हम क्या कहते हैं? आप इसको सब्सक्राइब करो। मान लो जितने यूट्यूब चैनल्स हैं वो तो सब्सक्रिप्शन उनका फ्री है, बट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन मतलब अगर आप क्लब में जाते हो तो क्लब में बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। गेमिंग होता है ना, पूल होता है। तो उनकी अगर आपको सर्विस चाहिए तो कई बार क्लब ये शर्त रखती है कि आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दैट इज एक बार आपको इसके लिए पेमेंट करना होगा, चाहे वो मंथली पेमेंट हो चाहे वो ईयरली पेमेंट हो, बट जनरली पेमेंट मंथली होता है। उससे भी अच्छा एग्जांपल लो, हम सबको पता है कि आजकल मोबाइल में जैसे हॉटस्टार है, इन सारी चीज़ों का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो फिर आपको क्या करना होता है? मंथली उस चीज़ का पेमेंट करना होता है या ईयरली पेमेंट करना होता है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो गई किसके लिए? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एक और चीज़ देख लेते हैं, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी हम लोग को कहाँ मिल जाएगी? जैसे क्लब है तो क्लब में कई बार एंट्रेंस के लिए फीस होती है, टेम्पल्स है वहां पे भी एंट्रेंस के लिए कई बार फीस होती है। तो वो फीस भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या? एक सोर्स ऑफ इनकम है, और इस इनकम के बेसिस पे ही तो वो सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, है ना। आप लोग बोलोगे मैम इनको इनकम की क्या जरूरत है? तो सिंपली आप ये बात सोचो कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो सर्विस एट कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। ये सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आपसे पैसे चार्ज कर रही है, या कई बार तो ये आपसे पैसे नहीं भी चार्ज करती है। तो इनके पास तो दो ही ऑप्शन है, चाहे तो अपने घर से पैसा लगाए, जो कि कोई करता नहीं है। तो ये क्या करेंगे कि ये सोसाइटी से ही पैसा लेती है एंड सोसाइटी के लिए ही काम करती है। क्लियर है मेरा पॉइंट? कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी फॉर्म में सोसाइटी से ही पैसे लेती है और सोसाइटी के लिए ही सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लियर? देखो अब आगे हम लोग अगर बात कर लेते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अगर चाहे तो खुद का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एंड इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? इसका रजिस्ट्रेशन भी होगा एज कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब अगर इनका रजिस्ट्रेशन ये चाहे तो ये अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं? एज कंपनीज, ठीक है। और कहाँ? सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। तो बेसिकली जैसे इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, इनकी अपनी एक लीगल एंटिटी बन गई, है ना, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो गई इनकी। तो इनको भी इन द आइज ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। देखो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंड अकाउंटिंग एंट्री, जिसके अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, दैट इज ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा किसके लिए काम करती है? पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए। अगर हम लोग बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि वो सोल प्रोप्राइटर अपने खुद के प्रॉफिट के लिए काम करता है। अगर नॉर्मल हम कंपनीज की बात करें तो वो शेयर होल्डर के बेनिफिट्स के लिए काम करती है।
जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, कंपनी किसके बेनिफिट के लिए काम करती है? जनरली शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए। बट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मोटिव हमेशा होता है सर्विस का, और ये सर्विस किसको प्रोवाइड करना चाहती है? पूरी की पूरी सोसाइटी को, सोसाइटी एज अ होल। ठीक, ये कभी भी अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करती, बल्कि ये लोगों के बेनिफिट के लिए काम करती है। तो ओवरऑल अगर इसका क्रक्स देखो तो बहुत सिंपल है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती है, ये सर्विस ओरिएंटेड होती है। अब सर्विस ओरिएंटेड के लिए इनको सर्विस जो प्रोवाइड करनी है उसके लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? ये सोसाइटी से ही पैसे लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस एंड सो ऑन, एंड उसी पैसे से ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। क्लियर है मेरा पॉइंट? इसके अलावा अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, चर्चेस हो गए, क्लब्स हो गए, एक्सेट्रा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम लोग को ध्यान रखना है कि ये लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी होती है। रीजन बीइंग कि इनका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8। सेक्शन 8 में इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, एंड रजिस्टर होने के बाद इनकी अपनी अलग एंटिटी मानी जाती है, आइडेंटिटी मानी जाती है। क्लियर? इनको एक अलग एंटिटी, रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनको एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, एंड इनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है इन द आईज ऑफ लॉ। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, बट हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का बनता है, कंपनीज का बनता है, क्या इनका भी वैसे ही प्रिपेयर करना है? तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, देखते हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका जो नॉर्मली जैसे हम लोग बुक्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके साथ साथ एक और हमें अकाउंट मेंटेन यहाँ करना होता है, और वो कौन सा है देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को 3 चीज का प्रिपरेशन करना होता है। फर्स्ट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट तो हम सबको पता है ना? बैलेंस शीट हमने नाम से फाइनल अकाउंट्स में भी देखा हुआ है, सोल प्रोप्राइटर में, कंपनी में भी देखा हुआ है। बट अगर हम लोग बात करें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो ये क्या होता है, पहले इस पे एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद फिर एक एक को हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको ये 3 अकाउंट मेंटेन करना होता है। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। ये याद रखना। अगर हम लोग बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, सिंपली हम बता रहे हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो ये क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट टू कैश बुक होता है। मतलब कैश बुक मतलब जब पैसा आएगा तब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, और जब पैसा जाएगा तब इस अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना है। हमने क्या बोला, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू कैश बुक, कि जब भी आप पैसे रिसीव करोगे तो आप इस अकाउंट में मेंशन करोगे, जब भी आप पैसे पे करोगे तो आपको इस अकाउंट में मेंशन करना है। ठीक, अभी हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तुम लोग को क्रक्स बता रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो ये इक्विवेलेंट है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो ये तो हमें बनाना आता है कि जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर होंगे उनको हम क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। फिर भले उसके लिए पैसा रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, हमने उसके लिए पेमेंट की हो या ना की हो। एंड लास्ट बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट हम सबको बनाना आता है, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इस साइड असेट मेंशन करते हैं, इस साइड लायबिलिटीज मेंशन करते हैं, एंड जो भी हमारा बैलेंस होता है वो क्या हो जाता है, कैपिटल। ठीक, यहाँ पे भी कैपिटल ही है, बट इसका नाम हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, कैपिटल ने लेकर के कैपिटल फंड लिखेंगे। क्लियर है? ये एक ओवरऑल हमने एक ओवरव्यू बताया है कि यहाँ पे हमें 3 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। फर्स्ट इज रिसीट पेमेंट अकाउंट, सेकंड इज इनकम एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। अगर हम लोग रिसीट पेमेंट अकाउंट की बात करें तो ये इक्विवेलेंट टू कैश बुक होता है। इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट लॉस होता है, एंड बैलेंस शीट जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं।
तो हर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये तीनों अकाउंट मेंटेन करने होते हैं एंड इन तीनों अकाउंट के बेसिस पे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ठीक, अब हम लोग एक एक पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चीजें आएंगी वो देख लेते हैं। एंड लास्ट टॉपिक हमारा होगा कंपैरिजन का कि रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कि हमें उसको कैसे मेंटेन करना है एंड क्या क्या चीजें उसका पार्ट बनेगी। ठीक, तो चलो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में बेसिकली क्या चीजें इंक्लूड होंगी। हम पूरा फॉर्मेट भी बताते चल रहे हैं। यहां हमेशा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम होगा, क्लब है तो क्लब का नाम है, स्कूल है तो स्कूल का नाम होगा एंड सो ऑन। ठीक है, यहां हमेशा आप किसका नाम रखने वाले हो? ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है, ठीक है। अब उसके बाद अकाउंट तो नॉर्मली बनना है जैसे आप लेजर बनाते हो। ये मेरा है रिसीट साइड और ये है पेमेंट साइड। अब इसके सारे पॉइंट्स को पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। हमने बोला रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इक्विवेलेंट टू किसके होता है? फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया कि इट इज इक्विवेलेंट टू कैश बुक। अब हमें से जिसको कैश बुक बनाने आता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आता उसको अगले 10 मिनट में आ जाएगा। कैश बुक मतलब सिंपली कि जब आपके पास पैसा आता है या जब आपके पास पैसा जाता है तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हो। सिर्फ कैश बुक एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में एक ही डिफरेंस है कि कैश बुक में डेट कॉलम होता है एंड अगर हम लोग बात करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की तो उसमें कोई भी डेट कॉलम नहीं होता। क्लियर है? तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि इट इज इक्विवेलेंट टू कैश बुक। सेकेंड, अगर हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है कि ये इक्विवेलेंट टू कैश बुक है, तो क्या मैम इसमें कोई भी नॉन कैश आइटम आएगा? नहीं आ सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन के लिए तो ना पैसा आया ना पैसा गया, तो क्या बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तीसरा, मैम आपने बोला कि जब भी पैसा आएगा और पैसा जाएगा तो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो इसका मतलब आइदर वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, आइदर वो पास्ट ईयर से रिलेटेड हो और फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये शर्त है कि अगर करंट ईयर में पैसा रिसीव हुआ है या पैसे का पेमेंट हुआ है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो पास्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो, आपको उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना ही करना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैम आपने बोला पैसा तो रिकॉर्ड करना है, तो फिर वो किस नेचर का होना चाहिए? रेवेन्यू का नेचर का होगा कि कैपिटल नेचर का? तो सिंपली चाहे वो पैसा कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, उसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अगर हम में से किसी को कैपिटल नेचर के आइटम एंड रेवेन्यू नेचर के आइटम के बीच का डिफरेंस नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो हमने वीडियो बनाया है उसका हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वहां से जाकर के पहले कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम क्या होता है उसको समझ लेना। हार्डली वो 12 to 15 मिनट्स का वीडियो है, वो प्रॉपर वहां पे क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ वापस आना। ठीक, तो अगर हम लोग बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो सिंपली हम एकदम क्रक्स इसका बता रहे हैं कि जब आपके पास पैसा आएगा तो आप बुक्स में रिकॉर्ड करना, जब पैसा जाएगा तो बुक्स में रिकॉर्ड करना। इसका मतलब कोई भी नॉन कैश आइटम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका मतलब करंट ईयर में जो भी पैसा आया या गया, करंट ईयर से रिलेटेड, पास्ट ईयर से रिलेटेड या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड, वो सब आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो पैसा कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो। मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग के लिए दे देते हैं। कैपिटल नेचर मतलब कि हमने परचेज किया है ऑफ फिक्स्ड असेट, तो ये कौन सा आइटम है? ये कैपिटल आइटम है क्योंकि ये तो बैलेंस शीट का पार्ट बनता है। बट अगर हमने खरीदा तो पैसा गया है हमारे पास और उस पैसा जब हमारा कैश पेमेंट होगा तो वो बुक्स में हम पेमेंट साइड लिखेंगे। एंड अगर हम बात करें रेवेन्यू नेचर की, तो रेवेन्यू नेचर मतलब कमीशन रिसीव। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर।
और सिंपल वर्ड में हम बताएं तो रेवेन्यू मतलब जो रेकरिंग नेचर का होता है, डे टू डे बेसिस पे इनकर होता है। एंड अगर हम बात करते हैं कैपिटल नेचर की, तो कैपिटल नेचर मतलब नॉन रेकरिंग इन नेचर, जो पूरे साल में एक बार दो बार इस तरीके से आपका खर्चा होगा। और सिंपल लैंग्वेज में समझो कि कैपिटल मतलब बैलेंस शीट आइटम हो गया एंड रेवेन्यू मतलब पीएल आइटम हो गया, ठीक है। तो आपने किसी भी चीज के लिए पैसे का पेमेंट किया हो या पैसा रिसीव किया हो, वो सब कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। तो अब हम देख लेते हैं कि अकाउंट हमारा बनेगा कैसे। इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होगा, टू बैलेंस बीडी। इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा होगा कैश बैंक, और इसको हम यहां मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो भी हमेशा क्या होगा, कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, और वो आप हमेशा इस तरीके से आउटर कॉलम में मेंशन कर दोगे। चाहो तो इनर कॉलम में मेंशन करके टोटल कर दो या आउटर कॉलम में रखो। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होगा, ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस। एंड अगर हम लोग क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग क्या होगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग बैंक बैलेंस। क्लियर। इसके अलावा ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक। अगर पैसा रिसीव कर रहे हो तो ये प्लस साइड है, इस साइड रिकॉर्ड होगा, दैट इज टू साइड। एंड जब भी आप पेमेंट करोगे तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, दैट इज माइनस साइड, बाई साइड। क्लियर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू डोनेशन, अगर पैसा आ रहा है तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। टू कमीशन रिसीव्ड, पैसा आया, कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर हमने फिक्स्ड एसेट बेचा है तो हमारे पास पैसा आएगा, वो हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड, दैट इज प्लस साइड, दैट इज टू साइड। एंड अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो सैलरी के फॉर्म में हमने पेमेंट किया तो बाई सैलरी, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है। बाई परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा, हमारे पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, तो वो भी हम कहां मेंशन करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड, दैट इज माइनस साइड, बाई साइड। क्लियर है। तो ओवरऑल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट था। तुम लोग अगर सिर्फ मेरी चार बात याद रखो तो तुम लोग को कभी दिक्कत होगी ही नहीं। मैम कौन सी चार बात, सबसे पहला कि ये इक्विवेलेंट टू कैश बुक है। अगर इक्विवेलेंट टू कैश बुक है तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैश बैंक होगा, क्लोजिंग बैलेंस पे हमेशा कैश बैंक होगा। कोई नॉन कैश आइटम इसमें नहीं आएगा, दैट इज डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। सिंपली एक इस रूल पे चलता है कि पैसा आया तो टू साइड, डेबिट साइड डालेंगे, पैसा गया तो क्रेडिट साइड डाल देंगे। जब पैसा आएगा तो बुक्स को बढ़ाएंगे, जब पैसा जाएगा तो बुक्स को घटा देंगे। नेक्स्ट, करंट ईयर में किसी भी ईयर से रिलेटेड पैसा आया हो या गया हो वो सब हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि वो करंट ईयर से रिलेटेड है, पास्ट ईयर से रिलेटेड है या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी पैसा आएगा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, उसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक। अच्छा, क्योंकि ये कैश बुक के इक्विवेलेंट है तो सिंपली हम किसकी बात कर रहे हैं, किस अकाउंट की, रियल अकाउंट की। भाई कैश बुक तो असेट है ना, अगर कैश की बात करें तो असेट है, और असेट मतलब क्या, रियल अकाउंट। तो अगर हम बात करें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की तो ये किस तरह का अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। ये हम बाद में प्रॉपर नोटिंग भी कराएंगे, ठीक। इसके अलावा ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दो पॉइंट्स तुम लोग से डिस्कस करना था। सबसे पहला आप देखे होंगे यहाँ लिखा होता है टू सब्सक्रिप्शन, एक ये टर्म तुम लोग के लिए नया होता है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है बाय ऑनरेरियम, तो एक ये टर्म नया होता है। इन दोनों का मतलब भी समझ लेते हैं और फिर हम इसकी नोटिंग तो कराने की जरूरत नहीं, बस इसका मतलब समझ लो। सब्सक्रिप्शन मतलब सिंपली हमने बताया कि जैसे अगर मान लो हॉटस्टार आपको सब्सक्राइब करना है तो आपको ईयरली बेसिस या मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन करना होता है, तो आप पेमेंट करते हो और आप वहां पे मेंबर बन जाते हो। वैसे ही क्या होता है कि क्लब वगैरह में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो कि अगर मेंबर को चाहिए तो उसके लिए उनको मंथली सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। तो वो जो सब्सक्रिप्शन वो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं सर्विस लेने के लिए, वो अगर उस पर्सन के हिसाब से, जैसे अगर मान लो हम क्लब में गए मेंबर बनने के लिए और हमें उनकी फूड सर्विस लेनी है, ऑप्ट करनी है, या फिर मान लो पूल सर्विस लेनी है, गेम सर्विस लेनी है, तो हम उनकी उस सर्विस को सब्सक्राइब करेंगे। हम कौन है, आउटसाइडर है, तो हमारे लिए उस सब्सक्रिप्शन का पैसा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, बट क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, इनकम हो गया। और हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। एंड ये सब्सक्रिप्शन जर्नली मंथली टू मंथली बेसिस चलता है, दैट इज रिकरिंग नेचर का होता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने किसी से सब्सक्रिप्शन का पैसा लिया तो लाइफ लॉन्ग उसको आप उसका बेनिफिट देने वाले हो, ठीक।
हम लोग भी यही करते हैं, अगर हॉटस्टार का हम लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो ऐसा नहीं कि वन टाइम पेमेंट कर दिया तो लाइफ लॉन्ग उसकी सर्विस हमें मिलने वाली है, मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिंपली अगर हम यहाँ पे बात करें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो सब्सक्रिप्शन के लिए क्लब को पैसा मिलेगा और जैसे ही पैसा मिलेगा वो कहाँ डाल देंगे? रिसीट साइड डाल देंगे। ठीक। नेक्स्ट है ऑनरारियम। ऑनरारियम और सैलरी, ये दो वर्ड, ये लिखा है ना, सैलरी लिखा है और ऑनरारियम लिखा है, ये देख लेते हैं। ये दो ऐसे पेमेंट है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लोगों को करने होते हैं। अगर मान लेते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमें जॉब पे रखता है तो हम उनके क्या हो गए? एम्प्लॉय हो गए। अब हम एम्प्लॉय हो गए तो मंथली वो हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगी ना, जो हम सर्विस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके लिए मंथली हमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ पे करेगी, उसको हम बोलते हैं सैलरी। ठीक। बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे आउटसाइडर्स भी जुड़े होते हैं, बाहर के लोग भी जुड़े होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब वो जो बाहर के लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वो क्या उनके एम्प्लॉइज माने जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो कभी सर्विस देंगे, कभी सर्विस नहीं देंगे। तो वो जब भी सर्विस देते हैं ना इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन को इन रिटर्न कुछ पे करना होता है। अब वो पेमेंट सैलरी तो नहीं कहलाई जा सकती, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑनरारियम। क्लियर है? हमने दोनों एग्जाम्पल दिया। मान लो हम किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो हम वहां के एम्प्लॉय बन गए, एंड क्योंकि हम एम्प्लॉय हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन हमें पे करेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? खर्चा है, उसको हमने यहाँ पे लिखा सैलरी के नाम से। बट इफ इन केस मान लो कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं है, फिर भी हमें कभी कभी ऐसे सोसाइटी सर्विस, हमें सर्विस मोटिव से हमें वर्क करने का मन है, तो हम क्या करेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ दिन के लिए जुड़ेंगे और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बदले में भी ना ये ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करती है। तो वो जो पेमेंट हमें करेगी, क्योंकि हम उनके एम्प्लॉइज नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑनरारियम कहलाएगा। ठीक। ऑनरारियम क्या होता है बेसिकली, ये तुम लोग समझ गए होगे। इसकी डेफिनेशन अभी हम तुम लोग को नोट डाउन करा देंगे, बिल्कुल लास्ट में जब नोटिंग होगी तब। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जब पैसा आएगा तो इस टू साइड डाल दो, जब पैसा जाएगा तो बाई साइड डाल दो। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होगा? कैश बैंक। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? कैश बैंक। क्लियर है? एंड तीन चीज का तो हमेशा ध्यान रखना ही है कि नॉन कैश आइटम नहीं आएगा, करंट ईयर से रिलेटेड हो, पास्ट ईयर से रिलेटेड हो, फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो। हमें क्या मतलब? पैसा आया, पैसा गया, तो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। एंड लास्ट लिखा है कि कैपिटल नेचर का आइटम हो या रेवेन्यू नेचर का आइटम, वो भी आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम लोग देख लेते हैं, हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो हो गया है ना। इसका देखो एक छोटा सा हम यहाँ पे आप लोग के लिए फॉर्मेट बना दे रहे हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा यहाँ पे आप क्या करोगे? अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे फर्स्ट, इसके बाद यहाँ क्या लिखोगे? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एंड उसके अलावा यहां लिखेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है? इसके बाद हमने बताया कि सिंपली हमें लेजर बनाना है, लेजर ड्रॉ करना है, एंड लेजर में ये साइड हमारा हो जाएगा रिसीट साइड, एंड ये है पेमेंट साइड। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होगा? टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस होगा आइदर कैश, बैंक और बोथ। एंड क्लोजिंग क्या होगा बेटा? बाई बैलेंस सीडी, अगेन आइदर कैश, बैंक और बोथ। यहां हम हमेशा क्या लिखने वाले हैं? टू कैश रिसीव्ड, यहां बाई कैश पेड। अभी किसी भी फॉर्म में हो, आप लोगों को पता है कि चाहे पैसा आया हो या पैसा गया हो, हम इस तरीके से लिखेंगे। इसका ये रहा टोटल, एंड यहां ओवरऑल टोटल करके हम अपने लेजर को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, क्योंकि लेजर हमेशा बोथ साइड इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इक्वल नहीं आया तो ये कहीं ना कहीं इसका बैलेंस रिमेनिंग बचेगा। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? हमारा बैलेंसिंग फिगर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके पास होते हैं उसमें इन दोनों की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का।
एंड इसमें हमने जो भी पॉइंट्स अभी डिस्कस किए थे कि जैसे नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम नहीं इंक्लूड करेंगे एंड सो ऑन, उन सबको जब हम रिसीट एंड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करेंगे ना तो वो एक प्रॉपर चार्ट बना देंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या समझने की कोशिश करें कि अकाउंट बनता कैसे। अब आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। ये आप लोग नोट कर लेना कॉपी पे। अब हम लोग आएंगे इनकम, ये हमारा फर्स्ट अकाउंट होगा और सेकंड ये होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो सिंपली पहले हम इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी और क्या नहीं आएगा। यहाँ आएगा फॉर द ईयर एंडेड, इसका भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, फॉर द ईयर एंडेड, एंड सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी लेजर बनाना होता है। अच्छा, अब पहले इसके पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। इधर हम ये रब कर रहे हैं, इसके पॉइंट्स पे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो ये किसके इक्विवेलेंट है, हमने पहले ही बताया कि इट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन, जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है उनको तो दिक्कत नहीं होगी, जिनको नहीं बनाना आता है वो भी सीख जाएंगे। तो ये इक्विवेलेंट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम हमेशा कैसे बनाते थे कि जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड डालते थे, जितने भी एक्सपेंसेस होती थे वो डेबिट साइड डालते थे, पहली चीज। दूसरी, अगर हमें अपने कह लो कि सरप्लस एंड डेफिसिट, दैट इज जो कि हमारा प्रॉफिट लॉस होता है। अब क्योंकि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस की बात नहीं होगी, सरप्लस डेफिसिट की होगी। अगर हमें करेक्ट सरप्लस डेफिसिट जानना है तो हम क्या करते हैं कि इस अकाउंट में सिर्फ वो चीजें डालते हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड है, मतलब पास्ट ईयर से जो रिलेटेड होगा और फ्यूचर ईयर से जो रिलेटेड होगा उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे या फिर कह लो एक्सक्लूड कर देंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी आइटम हो, चाहे वो कैश आइटम हो चाहे वो नॉन कैश आइटम हो, हम उसको इंक्लूड करेंगे। सिर्फ किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट इज इक्विवेलेंट टू कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश आइटम एज वेल एज नॉन कैश आइटम, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसमें कैश आया नहीं आया, कैश गया या नहीं गया, सिर्फ एक करंट ईयर से रिलेटेड है तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी करंट ईयर्स आइटम है वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, है ना। एंड इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जितनी रेवेन्यू आइटम है सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे। मतलब रेवेन्यू आइटम मतलब रेकरिंग नेचर, जो डे टू डे बेसिस पर इनकर करते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल नेचर की, तो कैपिटल नेचर के आइटम को कहाँ रिकॉर्ड करना होता है, बैलेंस शीट में, तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर से समझो, हमने बोला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तुम लोगों को चार चीज का ध्यान रखना होता है। पहला कि ये इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे ये बनाएंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद नहीं है तो याद करते हैं। सबसे पहला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो सारे के सारे इनकम एंड वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम इंक्लूड करते हैं जो कि रेवेन्यू नेचर के हों। रेवेन्यू नेचर मतलब जो डे टू डे बेसिस पे इनकर करे, ठीक है, या फिर कह लो रेकरिंग नेचर का हो। क्लियर? जो बैलेंस शीट आइटम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हमने बताया कि अगर हम बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो जो भी खर्चे या जो भी इनकम करंट ईयर से रिलेटेड होगी वो आपको बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। ठीक, करंट ईयर से रिलेटेड। तो अब पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर का क्या करेंगे, उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो भी आइटम्स होंगे वहां कैश और नॉन कैश नहीं देखते, मतलब जो भी रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे वो अक्रूअल बेसिस पे होती है। व्हाट इज अक्रूअल बेसिस? जो पीरियड बेसिस पे अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, वहां हम ये नहीं देखते कि उसमें पैसा आया या नहीं, पैसा गया या नहीं। अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड खर्चा है तो हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है, करंट ईयर से रिलेटेड इनकम है तो बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है और हमने उससे बोला है कि हम पूरे ईयर का आपको 12,000 रुपीज का पेमेंट करेंगे, दैट इज पर मंथ 1,000। हमने इस साल उसको पेमेंट किया 10,000 का, 2,000 का पेमेंट नहीं किया, तो क्या बुक्स में हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या 10,000 दिखाएंगे? नहीं। इस साल से रिलेटेड खर्चा कितना है? 12,000, तो वो पूरा का पूरा 12,000 हम कहाँ दिखाएंगे? इस बुक्स में दिखाएंगे। क्लियर है? तो ओवरऑल इनकम एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा है एक्सपेंस साइड और ये है हमारा इनकम साइड। जब भी कोई इनकम होगी तो वो बाई साइड में हमें रिकॉर्ड करना है। किसी भी फॉर्म में इनकम होगी, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो नॉर्मल जर्नल डोनेशन हो, इनकम ही है ना।
वो सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होगी, इनकम साइड। एंड जितने भी खर्चे होंगे जैसे सैलरी, जैसे ओनोरारियम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे क्या हैं, हमारे खर्चे हैं। तो इनको हम कहाँ रिकॉर्ड्स कर लेंगे, एक्सपेंस साइड और डेबिट साइड। और इनकम कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। बेसिकली हमारे रूल पे ही तो बेस्ड है ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो वही तो कर रहे हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस उनको डेबिट में डालेंगे और जितनी भी इनकम है उसको क्रेडिट में डालेंगे। तो सिंपली याद रखना कि अगर इस साल से रिलेटेड सैलरी 12,000 है, तुमने पेमेंट इसमें से 10,000 ही किया है, तो यहाँ हम क्या दिखाएंगे, ये पूरा का पूरा 12,000 यहाँ दिखेगा। और ये जो 10,000 का आपने पेमेंट किया है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स में पेमेंट साइड आप पूरा दिखाते हो कि आपने 10,000 की सैलरी का पेमेंट किया है। ठीक, तो इसके बाद मैम ये 2,000 कहाँ जाएगा, 2,000 चला जाएगा बैलेंस शीट में, जो आप दिखाओगे कि आपको अगले साल पे करना है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। यहाँ देखो हम इस चीज को क्लियर करें कि अगर मान लेते हैं कि सैलरी हमारी 12,000 है, इसमें से 10,000 आपने पे किया है एंड 2,000 आपने पे नहीं किया है, ठीक है। उस केस में ये पूरी की पूरी सैलरी क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड है, तो ये कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 10,000 जो आपने पेमेंट किया है वो जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, एंड 2,000 जो नहीं पे किया वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। तो सिंपली आपको बस इतना याद रखना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम कि यहाँ सारी चीजें अक्रूवल बेसिस पे फॉलो होती हैं। आपने उसके लिए पेमेंट किया हो या ना किया हो, पेमेंट रिसीव किया हो या ना किया हो, अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो वो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, पास्ट ईयर से रिलेटेड एंड फ्यूचर ईयर से रिलेटेड को एक्सक्लूड कर देते हैं। एंड लास्ट, चाहे वो कैश आइटम हो चाहे वो नॉन कैश आइटम हो, आपको उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। बस इतना याद रखना कि वो किस नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का। तो अगर हम लोग इनकम एक्सपेंसेस की बात करें तो बट ऑब्वियस वो किस नेचर की होगी, रेवेन्यू नेचर की, दैट इज रेकरिंग नेचर की। क्लियर है। देख लेते हैं एक और चीज, ये जो हमने अकाउंट बनाया है इसको आप जब क्लोज करोगे, है ना, ये सारी इनकम आप एड ऑन करोगे, इसको लेस करोगे, तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा, अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस तो लिख नहीं सकते, तो कैसे लिखते हैं, देखो लिखेंगे एक्सेस ऑफ, ज्यादा क्या है, इनकम ज्यादा है ना, तो टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हम ये दिखाते हैं कि हमारी इनकम ज्यादा है कंपैरेटिवली किससे, एक्सपेंडिचर से, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सरप्लस बोल सकते हैं। एंड इसको हम यहाँ लिखते हैं कि ये ट्रांसफर होगा कहाँ, ट्रांसफर टू कैपिटल। जनरली तुम लोग लिखते थे कैपिटल, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल फंड। अब कैपिटल फंड क्या है उसका डिस्कशन हम लोग बैलेंस शीट में करेंगे। बट अगर मान लो हमारा एक्सपेंस ज्यादा है इनकम के कंपैरिजन में, तो फिर यहाँ लिखेंगे बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डेफिसिट। और इसको भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा, कैपिटल फंड में, या फिर कह सकते हैं कि बैलेंस शीट में हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं, दैट्स इट। एंड बोथ साइड क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर ही तो ये आएगा ना, आइदर ये बैलेंसिंग फिगर होगा या ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एक्सपेंडिचर में भी आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट लॉस बनाया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद है तो सिर्फ इतना याद रखना, करंट ईयर से रिलेटेड है रिकॉर्ड कर दो, अगर वो रेवेन्यू आइटम है रिकॉर्ड कर दो। एंड उसके लिए हम लोग बेसिस क्या रखते हैं, अक्रूवल बेसिस। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें इनकम एक्सपेंडिचर की, तो ये किस तरह का अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसका मतलब किस नेचर का ये अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट, है ना। हमने बताया था कि रिसीट पेमेंट कौन से नेचर का था, रियल अकाउंट, एंड इनकम एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है। चलो तो इसको तुम लोग नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को बुक्स में कैसे बनाते हैं और कौन कौन से आइटम्स उसमें इंक्लूड करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट सिंपली देखो वैसे ही बनती है, लायबिलिटीज असेट, जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे, ये साइड असेट साइड होता है, ये कैपिटल फंड एंड लायबिलिटीज होता है। अच्छा, असेट एंड लायबिलिटी का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, कैपिटल बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड बोलेंगे। दैट इज एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज विल बी इक्वल टू कैपिटल फंड, ठीक है। तो बेसिकली बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड। पहले हम लोग कैपिटल वर्ड यूज करते थे, अब क्या यूज करेंगे, कैपिटल फंड यूज करेंगे, ठीक।
अच्छा, अब इस कैपिटल फंड में जनरली क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला होगा कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स। अगर मेंबर्स ने कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा तो वो कैपिटल फंड में इंक्लूड होगा। लीगेसीज होगी, वो क्या होता है अभी हम इस पे डिस्कशन करते हैं। दो ये पॉइंट हो गया। अगर एंट्रेंस फीस है तो वो यहां इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा जो भी एक्यूमुलेशन हुआ है ओवर ईयर्स, मतलब हर साल जो भी सरप्लस हो रहा है या जो डेफिसिट हो रहा है वो भी हम कहाँ इंक्लूड कर लेते हैं, इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, वैसे तो डोनेशन दो तरह का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक, अभी हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। बट हमने क्या बोला कि अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो वो भी कैपिटल फंड का पार्ट बन जाता है। हाँ, अगर आप लोग चाहो तो कैपिटल फंड में ये जो चीजें आई हैं जैसे एंट्रेंस फीस है, लीगेसीज है, स्पेसिफिक डोनेशन है, इसको हम लोग अलग से भी लिख सकते हैं। बट जनरली होता क्या है कि इस साल ये सारी चीजें अलग से लिखने के बाद नेक्स्ट ईयर जब हम कैपिटल फंड दिखाते हैं ना, तो कैपिटल फंड में ये सारी चीजें ऐड ऑन कर देते हैं। आप लोग को सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आउटसाइड लायबिलिटीज है वो अलग दिखाते हैं और बाकी सारी चीजें कैपिटल फंड में ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स, जो भी हमारे मेंबर्स है, जैसे अगर मान लो हमारा अपना क्लब है तो क्लब के बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उन्होंने जो भी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल फंड में। हर साल जो भी हमें सरप्लस डेफिसिट हो रहा है वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल फंड में। कोई स्पेसिफिक डोनेशन है वो भी कैपिटल फंड का पार्ट बनेगा। अगर एंट्रेंस फीस मिली है, लीगेसीज मिली है, तो वो भी किसका पार्ट बन जाएगा बेटा, कैपिटल फंड का। लीगेसीज क्या होता है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम इसकी पूरी नोटिंग कराएंगे। लीगेसीज मतलब इफ इन केस मान लो कि एक पर्सन है एक्स, ठीक, उसके पास प्रॉपर्टी तो बहुत है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है उसके पास, बट उसने अपनी विल बनाई और विल में ये चीज लिखा है कि उसके मरने के बाद वो पैसा पूरा का पूरा किसी को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को या एनजीओ को दे करके जाएगा। अब उसकी डेथ हो गई तो एज पर उसकी विल क्या होगा कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी, उसका पूरा जो बैंक बैलेंस है वो किसको दे दिया जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जिसके नाम उसने किया है अपना पैसा। तो वो जो पैसा वो मरते टाइम डोनेट करके जा रहा है वही होता है लीगेसीज। लीगेसीज मतलब जब कोई पर्सन अपनी विल में ये मेंशन करता है कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करके जा रहा है, तो ये जो डोनेशन होता है एज पर विल, ये जो डोनेशन है एज पर विल, इसको हम कहते हैं लीगेसीज। क्लियर है। तो बट ऑफ इस लीगेसी सो वन ही टाइम होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हम साल में 4 बार मरने वाले हैं, पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली ये चीज बोला है कि मरते टाइम अगर हमने विल में लिखा है कि हम अपना पूरा पैसा किसी को डोनेट करके जा रहे हैं तो उसी पैसे को बोलते हैं लीगेसीज। एंड क्योंकि वो वन टाइम ही आना है इसलिए वो किसका पार्ट बन जाता है, कैपिटल फंड का। ये हमने जितनी भी चीजें लिखी है सब वन टाइम वाली हैं, साल में एक ही बार तुम्हारा सरप्लस होगा। एंट्रेंस फीस भी जनरली होता है ना कि अगर हम कहीं पे एंट्री ले रहे हैं तो एक ही बार उसको एंट्रेंस फीस पे करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस पूरे जिंदगी के लिए एक बार हम अगर पेमेंट कर रहे हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, तो वो भी किसका पार्ट बन जाता है, कैपिटल फंड का। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसका पार्ट बनेंगी, कैपिटल फंड का। बट याद रखना एक और चीज, वैसे तो तुम लोग हमेशा कैपिटल फंड देखोगे बट प्रैक्टिकल लाइफ में इस कैपिटल फंड की जगह हम लोग वर्ड एक्यूमुलेटेड फंड भी यूज करते हैं। हमने क्या बोला, प्रैक्टिकल लाइफ में कैपिटल फंड की जगह भी हम एक्यूमुलेटेड फंड भी यूज कर सकते हैं। और इसको हम कब यूज करते हैं, जब मेंबर्स ने कोई पैसा कंट्रीब्यूट ना किया हो, तो उस केस में ये जो सारा का सारा पैसा है ये कहीं ना कहीं हमें बाहर के लोगों से मिला, ये सरप्लस डेफिसिट है, तो उस पैसे को हमने इकट्ठा किया है और उस इकट्ठे फंड को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड। मतलब अगर पैसा मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया है तो कैपिटल फंड, अगर नहीं किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड फंड। क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स नहीं है तो ये सारे के सारे कौन से फंड्स है जो कहीं ना कहीं से हमें मिले हैं। और सरप्लस की अगर बात करें तो सरप्लस डेफिसिट क्या होता है कि एक्यूमुलेटेड होता है जिसको हम बहुत टाइम से एड ऑन करते जा रहे हैं। क्लियर है। तो कैपिटल फंड ही यूज होगा हर क्वेश्चन में, तुम लोग कैपिटल फंड ही देखोगे, बट कैपिटल फंड की जगह कई बार हम लोग एक्यूमुलेटेड फंड भी यूज करते हैं। एंड एक्यूमुलेटेड फंड एक ही कारण से यूज होता है जब कंट्रीब्यूशन मेंबर्स ने ना किया हो तो। ठीक, इसको नोट डाउन आप लोग कर लो बैलेंस शीट को। अब इसके बाद हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। वो सारे के सारे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि उनका क्या नाम है, क्या मतलब है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा, पर पहले आप लोग इसको नोट कर लो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट्स की हम बात कर रहे थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उनका हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट
ऑफ सम important points या important items in non-profit organization। अब हम बात करेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे आइटम्स हैं जिनका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप लोगों ने क्लास 11th में किया हुआ है, तो उसके बारे में आपको आइडिया होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें होता है डोनेशन। ठीक, अब अगर आप लोग बोलोगे कि क्या मैम डोनेशन की अगर हम बात करें तो क्या ये सिर्फ कैश में हो सकता है? नहीं, ये कैश में भी हो सकता है एंड ये काइंड में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का क्या है, गिफ्ट है, और ये गिफ्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर इन कैश और इन काइंड। क्लियर है ये पॉइंट? इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखना कि ये डोनेशन दो तरीके का होता है। पहला होता है स्पेसिफिक और दूसरा होता है जनरल। अगर स्पेसिफिक डोनेशन की बात करें तो ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। बात कर लेते हैं स्पेसिफिक डोनेशन की, तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? जो किसी स्पेसिफिक पर्पस से दिया गया हो। मान लो हमने किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई पेमेंट की है, ठीक है तो वो डोनेशन काइंड, उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलेगा, बट हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है। जैसे हमने उनको बोला ये पैसा आप सिर्फ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना, तो ये कैसा डोनेशन हो गया? बिल्डिंग डोनेशन हो गया, दैट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। हमने उनसे बोला सिर्फ आप लाइब्रेरी के जो बुक्स है वो परचेज करने के लिए डोनेशन यूज कर सकते हो, तो फिर उस केस में हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना कि ये डोनेशन आप हर जगह नहीं यूज कर सकते, सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हो? फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एंड अगर जनरल डोनेशन की बात करें तो हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये पैसे दे दिए और कहा जहां यूज करना है करो, तो फिर ये किस तरह का डोनेशन हो गया? जनरल डोनेशन, जहां पे आपने किसी भी तरह का कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो वो इस जनरल डोनेशन को अपने हिसाब से कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि अगर बात करें स्पेसिफिक डोनेशन की, तो यहाँ मेंशन करें, अगर स्पेसिफिक डोनेशन की बात करें तो क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, आप इसको हर जगह के लिए यूज नहीं कर सकते, तो इसको आपको दिखाना होता है बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में अभी हमने बताया कि हम कैपिटल फंड में इसको एड ऑन करके दिखाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। कैसे? स्पेसिफिक डोनेशन, जिस भी नाम से ये पैसा डोनेट किया गया है उस नाम से इसको दिखा देंगे बैलेंस शीट में। बट अगर जनरल डोनेशन की बात करें तो जनरल डोनेशन तो हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, डे टू डे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो फिर उस केस में हम इसको कहाँ मेंशन करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये बेसिकली मेरे लिए क्या है? डोनेशन तो इनकम है ना, तो फिर यहां मेंशन करेंगे बाई साइड, दैट इज इनकम साइड बाई डोनेशन। ठीक, अब आप लोग बात करोगे कि मैम आपने इसका रिसीट पेमेंट में ट्रीटमेंट नहीं बताया, तो रिसीट पेमेंट में हम किसी का ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे, क्योंकि रिसीट पेमेंट के लिए हमने सिंपली कॉन्सेप्ट बताया कि पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करो, पैसा जाएगा तो रिकॉर्ड करो, तो वहां पे फिर इसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, अगर स्पेसिफिक है तो वहां मेंशन होगा कि बिल्डिंग पर्पस के लिए, लाइब्रेरी बुक्स के लिए, मतलब आपने अपना जो पर्पस है वो फिक्स कर दिया। तो जब आपने वो फिक्स किया तो वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, इसलिए वो स्पेसिफिक डोनेशन है, और उसको बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड। बट अगर हम लोग जनरल डोनेशन की बात करें तो उसका कुछ भी पर्पस फिक्स नहीं होता, इसलिए इनको इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखाते हैं, दैट इज बाय डोनेशन। ठीक है, तो ये आप लोग इसको पूरा नोट कर लेना। हम लोग चलते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट पे, जो कि हमारा है लाइफ मेंबरशिप फीस। हम इसको रब कर रहे हैं। सेकेंड हमारा ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू लाइफ मेंबरशिप फीस। नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब जो आप अपनी पूरी लाइफ में एक बार पेमेंट करते हो और एक बार पेमेंट करने के बाद आप वहां के मेंबर बन जाते हो। तो खुद बताओ, ये तो वन टाइम पेमेंट है, और जो भी चीज वन टाइम पेमेंट होगी वो कहाँ जाएगी? बट ऑब्वियस बैलेंस शीट में जाएगी। तो हम लोग इसको कहाँ दिखाएंगे बेटा? बैलेंस शीट। एंड बेसिकली कैपिटल फंड में एड ऑन करके दिखा सकते हैं। अभी हम लोग कहाँ दिखा दे रहे हैं? सिर्फ लाइबिलिटी साइड दिखा दे रहे हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। किसका पार्ट बनेगा? ये कैपिटल फंड का पार्ट बनेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एंट्रेंस फीस की। एंट्रेंस फीस क्या होता है?
जब हम लोग किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फीस देना होता है, वैसे अगर किसी क्लब में मेंबर बनेंगे तो एंट्रेंस फीस देनी होती है। कई बार हम लोग टेम्पल जाते हैं, वहां पे हमें एंट्रेंस फीस देनी होती है। तो ये एंट्रेंस फीस हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि वन टाइम पेमेंट ही होता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि साल में आपसे 10 बार पेमेंट कराएंगे, एक बार ही पेमेंट कराते हैं। तो जर्नली हम इसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। एंड कैपिटलाइज करना मतलब अगेन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम इसको शो करेंगे। हमने क्या बोला कि इसको हम कैपिटलाइज करते हैं, और कैपिटलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि ये वन टाइम पेमेंट है, तो इसको हम कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बट कई बार एंट्रेंस फीस से रिलेटेड क्वेश्चन में चीजें मेंशन होती हैं एडजस्टमेंट में कि इसका 50% हम कैपिटलाइज करेंगे, 50% इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे। तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, उस केस में क्या चलेगा, जो क्वेश्चन में मेंशन है वो आपको करना होगा। हम वो बता रहे हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट देख लेते हैं लीगेसी। नेक्स्ट की बात करते हैं लीगेसी। अब लीगेसी क्या होता है, पहले ये फिर से समझ लेते हैं। लीगेसी मतलब जब कोई एक पर्सन अपनी विल बनाता है और विल में लिखता है कि हमारी डेथ के बाद ये पूरा पैसा किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया जाएगा, तो उस केस में उस पैसे को हम बोलते हैं लीगेसी। तो बट ऑब्वियस ये जो लीगेसी का अमाउंट है ये तो साल में एक दो बार ही आएगा, ठीक है ना। अगर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक ही बार डेथ करने वाला है, एंड एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर साल उनको लीगेसी फॉर्म में पैसा नहीं मिलता। किसी किसी साल अगर किसी ने अपनी विल में मेंशन किया है कि वो अपना पैसा डोनेट करके जाएंगे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। तो ये लीगेसी हमेशा क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। एंड अगेन इसको हम कहाँ दिखाएंगे बच्चे, बैलेंस शीट में। किस साइड, लायबिलिटी साइड। और हमने ये बताया था कि ये भी किसका पार्ट बनता है, कैपिटल फंड का बनता है। क्लियर। नेक्स्ट ओनोरारियम, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। ओनोरारियम मतलब जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी आउटसाइडर से कोई सर्विस लेती है तो उस सर्विस के बदले कुछ ना कुछ उनको पेमेंट करते हैं। अब उस पेमेंट को हम सैलरी या वेजेस नहीं बोल सकते, तो उसको क्या बोलेंगे, ओनोरारियम बोलेंगे। एंड ये जो सर्विस है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर बहुत बार किसी आउटसाइडर से ले सकती है, ठीक। तो ये ओनोरारियम कैपिटल नेचर का नहीं है, बल्कि किस तरह का किस नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का। दैट इज एक एक्सपेंस है जो कि डे टू डे बेसिस पे या मंथ टू मंथ बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन इनकर करता है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और क्योंकि ये हमारा क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, खर्चा है, तो ये एक्सपेंस साइड दिखेगा टू ओनोरारियम। जैसे सैलरी होता है वैसे ही ओनोरारियम, ठीक। नेक्स्ट ट्रीटमेंट देख लो, 6 सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब अगर फिक्स्ड असेट्स का सेल कर रहे हैं तो फिक्स्ड असेट किस नेचर का आइटम है, कैपिटल नेचर का, ठीक। तो इसका मतलब फिक्स्ड असेट डिक्रीज होगा। तो जब सेल करेंगे फिक्स्ड असेट का तो हमारा कैपिटल नेचर का आइटम डिक्रीज करेगा। तो बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं ना, बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, ये फिक्स्ड असेट है, इसमें से माइनस कर देते हैं सेल। जो भी हमने फिक्स्ड असेट की सेल की है दैट इज सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। ये तो क्लियर है। बट जब भी हम कोई भी आइटम, जैसे यहाँ पे फिक्स्ड असेट की बात करें, फिक्स्ड असेट अगर हम सेल परचेज करते हैं, ठीक, तो सेल के टाइम हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट और लॉस होता है। वो प्रॉफिट और लॉस हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो प्रॉफिट और लॉस हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में। अगर प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, और अगर लॉस है तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो मेरा फिक्स्ड असेट है उसकी कॉस्ट थी 12,000, और हमने उसको सेल किया। ये जो 12,000 की कॉस्ट का फिक्स्ड असेट था हमने उसको सेल किया है 14,000 पे। तो जब हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, जितना कॉस्ट था उतना ही ना माइनस करेंगे, कि इतने से हमारा फिक्स्ड असेट डिक्रीज हो जाएगा। बट देखो यहाँ पे आप लोगों को जो 12,000 का आइटम था वो आपने 14,000 पे सेल किया, तो आपका 2,000 का फायदा भी तो है, प्रॉफिट भी तो है। वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मतलब ये जो 14,000 का आपने सेल किया, इसमें दो चीज है, और हमेशा दो ही चीज होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है 12,000, प्रॉफिट कितना है 2,000।
तो कॉस्ट कहाँ जाने वाला है? बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में ही आप फिक्स्ड एसेट दिखा रहे हो, मतलब कॉस्ट चला जाएगा। कैपिटल नेचर का है तो कैपिटलाइज होगा। एंड अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो वो आपका रेवेन्यू आइटम है, वो आप कहाँ डालोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, इसको नोट करो। 7 पे हम लोग चलेंगे, जो कि है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। ये रब कर रहे हैं हम। देखो नाम से हमने क्या लिखा है? सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैगजीन्स होंगी, न्यूज़पेपर्स होगा, जब हम उनको सेल करेंगे ना, तो बेसिकली वो बहुत नॉमिनल अमाउंट पे सेल होती है। और क्योंकि ये हमारा कोई असेट तो है नहीं, तो उस केस में इसको हम क्या मानते हैं? मिसलेनियस इनकम मानते हैं। और उस मिसलेनियस इनकम को आप क्या करोगे? रेवेन्यू नेचर का है तो उसको रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट करोगे एंड इनकम साइड लिखोगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। ठीक है, तो बेसिकली सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स को हम कैसे ट्रीट करने वाले हैं? एज मिसलेनियस इनकम। एंड क्योंकि ये मिसलेनियस इनकम है तो इसको हम सीधे सीधे कहां दिखा देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? तो ये हमारा 7 पॉइंट हो गया। 8 हम देख लेते हैं, एंडाउनमेंट फंड डोनेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप लोग बोलोगे मैम डोनेशन तो आपने बता दिया कि डोनेशन दो तरह का होता है, कि स्पेसिफिक, एक जनरल। बट एंडाउनमेंट फंड डोनेशन क्या होता है ना, ये थोड़ा अलग तरह का डोनेशन है। बेसिकली यहाँ क्या होता है कि जो डोनर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करता है अमाउंट, एंड फिर ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है कि ये अमाउंट आपको मेरे इंस्ट्रक्शन पे ही इन्वेस्ट करना है। तो अब स्पेसिफिक डोनेशन एंड एंडाउनमेंट फंड डोनेशन में डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन हम बता के देते हैं कि आप सिर्फ बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज करना या लाइब्रेरी बुक पर्पस के लिए यूज करना। बट जब एंडाउनमेंट फंड डोनेशन देते हैं तो वहां पे डोनर कहता है कि हम जैसे जैसे आपको बोलेंगे अब वैसे वैसे इस फंड को, इस डोनेशन को यूज करना। तो अगेन इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? एज सेम एज स्पेसिफिक डोनेशन। भाई जैसे स्पेसिफिक डोनेशन को आपने ट्रीट किया था वैसे तो आप इसको भी ट्रीट करोगे। दैट इज हम इसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे एंड बैलेंस शीट में कहां दिखा देंगे? लायबिलिटी साइड। क्लियर? तो हमेशा ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले ये देख लो कि टोटल अमाउंट कितनी है, एंड टोटल अमाउंट को आपको दो जगह, मतलब रिसीट एंड पेमेंट में तो भाई वो अगर कैश पेमेंट है तो वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक, उसका जो ट्रीटमेंट है वो इनकम एक्सपेंडिचर में हो सकता है एज वेल एज बैलेंस शीट में हो सकता है, बट जो टोटल आइटम है उसका कहीं ना कहीं अफेक्ट आप देखोगे। क्लियर? तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसमें, एंडाउनमेंट फंड डोनेशन, और बाकी सारी चीजें हमने पहले ही बता दी, तो ये आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां हमें ये बताना है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट में एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। बस वही एक लास्ट टॉपिक हमें डील करना है, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम उसकी भी नोटिंग करा देते हैं। अब देखो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहला जो डिफरेंस देखो हमने बोर्ड पे लिखा है कि रिसीट एंड पेमेंट किसके इक्विवेलेंट होता है? कैश बुक के इक्विवेलेंट होता है। पर इनकम एक्सपेंडिचर किसके इक्विवेलेंट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इक्विवेलेंट होता है। यहीं से हम लोग एक दूसरा डिफरेंस निकाल सकते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो इस अकाउंट का नेचर क्या होगा? रियल अकाउंट होगा। रीजन बीइंग कि इट इज इक्विवेलेंट टू कैश बुक। एंड इनकम एक्सपेंडिचर का कैसा होगा बेटा? नॉमिनल अकाउंट। रीजन बीइंग कि इट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमने लिखा है कि रिसीट एंड पेमेंट में सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। बट इनकम एक्सपेंडिचर में कैश भी होगा एज वेल एज नॉन कैश भी होगा। मतलब अगर डेप्रिसिएशन है तो हम उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, बट क्या आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में करेंगे? नहीं मैम, नहीं करेंगे। नेक्स्ट रिसीट एंड पेमेंट में जो भी अमाउंट रिलेटेड है पास्ट ईयर से रिलेटेड, प्रेजेंट ईयर से रिलेटेड एज वेल एज फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ इंक्लूड होगी। हमें पास्ट प्रेजेंट से तो कोई मतलब नहीं है, पैसा आया रिकॉर्ड करेंगे, पैसा गया रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो सिर्फ कौन से साल से रिलेटेड यहाँ डेटा इंक्लूड किया जाएगा? करंट ईयर।
मतलब पास्ट ईयर के डेटा को भी एक्सक्लूड कर देंगे और फ्यूचर पीरियड के डेटा को भी एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। सिर्फ इसकी वजह से यहां एक कॉन्सेप्ट अराइज हो जाएगा, किसका, आउटस्टैंडिंग का एंड प्रीपेड का, जो कि जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर। रिसीट एंड पेमेंट की बात करें तो चाहे वो कैपिटल नेचर हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हो, सब यहाँ रिकॉर्ड होता है। मतलब बैलेंस शीट वाले आइटम भी यहाँ होंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में भी। मतलब जो भी आइटम आपने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में दिखाया है, अगर आइदर वो रिसीव्ड हुआ इन कैश और पेड हुआ इन कैश तो फिर वो हम इंक्लूड करते हैं। बट अगर इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो सिर्फ किस तरह का ट्रांजेक्शन होगा, रेवेन्यू नेचर के जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट कि क्या हम विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कभी भी सरप्लस एंड डेफिसिट के बारे में बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सरप्लस एंड डेफिसिट की बात तो तब होती जब आप करंट पीरियड की बात करते। यहाँ तो पास्ट ईयर की भी बात किया है, फ्यूचर ईयर की भी बात किया है, कैपिटल नेचर की भी बात किया है, रेवेन्यू नेचर की भी बात किया है। बट अगर हम बात करें इनकम एक्सपेंडिचर की तो इनकम एक्सपेंडिचर से हम सरप्लस डेफिसिट फाइंड आउट कर सकते हैं। रीजन बिंग इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स है एंड करंट ईयर के आइटम्स है। तो अगर इस साल का आपने रेवेन्यू नेचर का सारा आइटम इंक्लूड किया तभी तो आप सरप्लस डेफिसिट बता सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर हम क्या बता सकते हैं, सरप्लस एंड डेफिसिट। एंड विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट हम क्या बता सकते हैं, ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस। क्लियर है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हम क्या बता पाएंगे, इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं ओनली कैश एंड बैंक बैलेंस। और किस तरह का कैश एंड बैंक बैलेंस हम बता सकते हैं बच्चे, ओपनिंग भी बता सकते हैं एंड क्लोजिंग भी बता सकते हैं। क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस यहाँ क्या लेते हैं, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। बट इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें ओपनिंग बैलेंस तो एज सच कुछ होता ही नहीं है, यहाँ ओपनिंग बैलेंस जैसा कुछ नहीं होता, ठीक। और अगर क्लोजिंग बैलेंस की बात करो तो क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है क्या, आइदर सरप्लस और डेफिसिट। क्लियर है। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर का, ठीक। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट की तो कॉन्सेप्ट में अब कुछ भी हमारा नहीं बचा। अब जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।